चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट सेक्शन। याद करो हम लोगों ने sp से लेकर sp3d3 तक की जर्नी पूरी कंप्लीट की है। बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला एन कैलकुलेट करते थे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते थे, वहां से हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और फिर उसके बाद हम लोग पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और शेप डिटरमाइन कर लेते हैं ना। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने किया था पूरा, ठीक है। सो नाउ लेकिन उसमें एक लिमिटेशन थी। व्हाट वाज द लिमिटेशन? What is the limitation of that mathematical method? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं, ऑड के लिए नहीं वैलिड था, एक और था, एक और लिमिटेशन। मल्टी पैरामैग्नेटिज्म, नहीं नहीं, सेंट्रल एटम एक से से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। हाँ, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और सारे अदर एटम्स जो है वो सारे सराउंडिंग एटम्स होके उसी सेंट्रल एटम से ही बॉन्डेड होने चाहिए, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड से दूसरा एक एटम से दूसरा एटम बॉन्डेड और दूसरे से तीसरा बॉन्डेड हो, तीसरे से चौथा, ऐसे में हम लोग नहीं कर पा रहे थे ना। तो अब ऐसा तो नहीं कि ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, विल हैव सम मॉलिक्यूल्स इन व्हिच दिस टाइप ऑफ केसेस विल बी कमिंग ना, है ना। तो नाउ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स तुमको जानने हैं। तो वो जानने का जो प्रोसेस है वो आज स्टार्ट होगा। आज मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तुम्हारे सामने। आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है। बट इन फ्यूचर जब तुम्हारा पूरा इनऑर्गेनिक का सीरीज स्टार्ट होगा ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो वहां जाकर स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर तुमको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सीखने पड़े, ठीक है। तो वो सीखने का प्रोसेस अभी से रुकेगा नहीं। अब समझ लो कि यहाँ से जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, जब ऑब्वियसली इसके बाद तो खैर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा चलेगा, देन इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। बट व्हेनेवर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी स्टार्टेड, तुमको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनमें ये फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज उनमें एक बॉन्ड के बाद एक एटम के बाद दूसरा एटम बॉन्डेड रहेगा, उस एटम से तीसरा एटम बॉन्डेड रहेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तुमको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में हैंडल करने ही, ठीक है। तो वो एक अलग जर्नी होगी, बट उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आज के दिन तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो विल बी डीलिंग विद एटलीस्ट 30 टाइप से मॉलिक्यूल्स तो कम से कम हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स को तुम देखते रहोगे, रिविजन में रखोगे, विल बी नोइंग कि इनका स्ट्रक्चर्स क्या होने वाला, ठीक है। तो दैट्स फर्स्ट टास्क। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जो आज हम लोग विल ट्राई टू कवर इट, दैट विल बी कि जैसे याद करो मैंने बताया था PCl5 गैस फेज में तो PCl5 रहता है, लेकिन वो सॉलिड फेज में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, है ना। यस सर। तो अब ऐसे कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनका सॉलिड लिक्विड फेज में डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है देन इन द गैस फेज। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे। If we get time, then we'll enter into that bond length and bond strength. Otherwise, that will be the topic of next lecture. इसके अलावा जो बचा हुआ है, जो मैंने बताया एंड में जो बचा हुआ है, that is secondary type of forces including hydrogen, ठीक है। तो वो कहानी शायद, तो ये इधर वाला काम 2 क्लास चलेगा, उसके बाद 2 क्लास में वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। कुछ लोगों ने बोला कि आयनिक में, आयनिक कंपाउंड्स में प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है। व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द नोट्स विद यू ऑल एंड देन उसमें कहीं डाउट रहेगा तो यू कैन कवर दैट इन डाउट सेशन, और इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आई कैन टेक वन, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। आई विल शेयर फर्स्ट द नोट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ चीजें पैटर्न पे चलेंगी, कुछ चीजों में एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन रट्टा मारना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी, तो बहुत सारी चीजें ट्रेंड पे चलती है, उस ट्रेंड के लिए लॉजिक समझना जरूरी है। बट व्हेनेवर देयर विल बी एक्सेप्शन, फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, तभी तो उसमें कुछ और लगाएंगे, है ना। सो कुछ एक्सेप्शंस के पीछे लॉजिक रहेंगे, कुछ एक्सेप्शन के पीछे लॉजिक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम लोग उसको रट्टा मार के चलते कि ऐसा होता है, ठीक है। तो दैट विल बी अनदर पार्ट। तो अभी हम लोग कोवेलेंट जब तक कवर कर रहे हैं, इट विल टेक जस्ट 2 लेक्चर्स मैक्सिमम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से। विल गो इनटू some molecules which are having different structure or different form in solid liquid phase, उसकी बात करेंगे। then next class का mostly जो topic होगा, we'll be talking about bond length and bond strength. That will be the end of covalent bonds or covalent compounds. then secondary forces में including hydrogen bond normally takes 1 lecture and बाकी सब एक लेक्चर में आराम से हो जाएगा। तो ऐसे 4 लेक्चर मुझे दिख रहे हैं कि that will be required to complete this chapter, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है
स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जब हम लोग एंटर करेंगे, सबसे पहला एक सीरीज ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स है मोस्टली। तो उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हम लोगों को जानने हैं विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो सीरीज है इंपॉर्टेंट, उनको ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं, दोनों चलता है। ये ऑक्सी एसिड्स किनको बोलते हैं, एनी आइडिया, एनीवन? जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। नहीं ना, ऑक्सी वो नहीं है, हो गया ये डबल बॉन्ड हो। ये वैसे एसिड्स है जिनका एसिडिक हाइड्रोजन इज लिंक्ड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से लिंक रहेगा, मतलब सेंट्रल एटम विल बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन विल बी बॉन्डेड विद एसिडिक हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन वो रिलीज करेगा व्हेनेवर इट विल बी बिहेविंग एज एसिड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, मतलब देख लेते हैं। हाँ जी, कुछ बोला क्या? चलो, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि सेंट्रल एटम bonded with O and O is bonded with acidic hydrogen. मतलब that hydrogen which is going to be released by this acid whenever it will be behaving as acid or whenever it will be reacting with a base. ठीक है, तो that is the definition. इसको नोट कर लो, फिर एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स देख जाते हैं। सर हाँ जी, सर इसका वो मोनोबेसिक डायबेसिक से कनेक्शन है क्या? हाँ, तो उसी में अगर एक ही हाइड्रोजन ऐसा मिला तो मोनोबेसिक, दो मिले तो डायबेसिक, तीन मिले तो ट्राइबेसिक, है ना? ओके सर। डन सर। हाँ जी, बोलो। तो हो गया सर। सो वेट। सर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा। नहीं ना, अगर वो ऑलरेडी एक H से बॉन्डेड है तो वो दो ही बॉन्ड नॉर्मली बना रहा होता है ना, तो अगर हाँ, एक हाँ। H से है तो एक ही सेंट्रल एटम से रहेगा ना, तो हाँ सर। दैट ऑक्सीजन व्हिच इज बॉन्डेड विद एसिडिक हाइड्रोजन विल बी अगेन हैविंग वन बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, है ना? हाँ सर। ऑक्सीजन फ्रीली डायरेक्टली सिर्फ सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा, वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा ना। देखते हैं, एक दो स्ट्रक्चर में देखेंगे ना। ओके सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वाली सीरीज लेते हैं, वही उधर से राइट मूव्स लेते हैं। HOCl और HClO जो भी लिखा है वो होगा HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान से देखो, राइट साइड से करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, तुमको अपने आप ये याद हो जाएगा। तो क्लोरीन जो है इन सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे में। ठीक है, यह चार ऑक्सीजन है और एक ही H है, तो एक ऑक्सीजन H के साथ कनेक्टेड रहेगा, है ना? So that's why there will be just one H, one O linked with H, और बाकी सारे क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड के साथ रहेंगे, है ना? तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3, एंड इसकी बेसिसिटी पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द बेसिसिटी? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक है तो बेसिसिटी इज 1, है ना? जब भी मोनोबेसिक हुआ तो उसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं, बेस की एसिडिटी। ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड को इसकी बेसिसिटी पूछी जाए इज 1। ठीक है, मतलब ये एक OH माइनस को कंप्लीटली कंज्यूम कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास भी एक H प्लस है। वैसा ही अगर इसमें आएंगे, अब देखो क्या हुआ, एक O कम हो गया तो वो H वाला वो तो रहेगा ही रहेगा, तो एक डबल बॉन्ड वाला वो कम होगा, बट स्टिल मैंने बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखना है, तो वहां पर एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, विल बी हैविंग Cl लिंक्ड विद दिस वन, एक लोन पेयर आ जाएगा, बाकी तो डबल बॉन्ड तो है। तो अगेन it is sp3, this is also a monobasic acid and इसकी बेसिसिटी इसकी भी पूछी जाए तो ये भी 1।
सिमिलरली अब यहाँ पैटर्न समझ में आ गया होगा, यहाँ क्या करेंगे, Cl पे OH, एक ही अब डबल बॉन्ड रहेगा, दो लोन पेयर आ जाएंगे ना, और फिर से दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज मोनोबेसिक एसिड, एंड इसकी बेसिसिटी है अगेन 1। यहाँ पे मतलब क्या होगा, 3 lone pair, OH, और फिर बाकी तीन क्या हो जाएंगे, lone pair 3. then it is sp3 हाइब्रिडाइज। ये मैं ब्लू से लग रहा हूँ, इसको बॉन्ड मत समझ लेना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए मैंने इंडिकेट किया, ठीक है। तो दिस इज अगेन मोनोबेसिक एसिड, बेसिसिटी इज, नोट कर डन सर। ये सबका हो गया। 1 minute, sir. So please yes sir, हो गया sir. Yes, sir, done. चलो ओके, दूसरे सीरीज पे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, H2SO3 एंड H2SO4। So now again when you draw the structure, यहाँ sp3 hybridized है, तो सल्फर, अब दो O है, दो H है, दोनों O के साथ कनेक्टेड डायरेक्टली रहेगा, तो दो O जो आएंगे वो H के साथ आएंगे, बट बाकी दो जो होंगे वो O के साथ आएंगे, हाँ डबल बॉन्ड O आएंगे। सो दिस इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज। ये मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है, Diabetic. दिस इज अ diabetic acid, so it's सर basic। इन केसेस में हमेशा सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है क्या? हाँ फिर से बोलो। ऐसे केसेस में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। यहाँ पे देखो ना, 4 सिग्मा है, देयर इज नो लोन पेयर ना, हर केस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट यहाँ अभी तक जो केसेज हैं उनमें सेंट्रल एटम इज हैविंग स्टेरिक नंबर 4 है ना, व्हेनेवर यू आर हैविंग स्टेरिक नंबर 4 द सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। यस सर। यहाँ लोन पेयर नहीं है, बट देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, ओके दैट्स वन। H2SO3 में जाके देखो एक O कम हुआ है, बट H उतना का उतना ही है, दैट्स व्हाई एक O की जगह क्या रहेगा, लोन पेयर रहा होगा है ना। Okay, so this is also diabasic acid, basicity is 2। Sir, हाँ जी, sir, is it possible कि एक like molecule में दो हाइड्रोजन होंगे, but like only one of them is acidic hydrogen? आएगा ना, अगला एग्जांपल में आएगा ना, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ भी ये क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल विल बी सच अ केस जिसमें जितने हाइड्रोजन है बेसिसिटी उतनी नहीं होगी, ऐसे कुछ केसेज आएंगे, ठीक है, अभी तक नहीं आया बट आगे आएंगे। Done sir. पक्का हो गया। So 1 second. Yes, sir, done. ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। क्लोरीन के बाजू में सल्फर है, सल्फर के बाजू में फास्फोरस है, और वहीं पे ये काम स्टार्ट हो जाता है जो तुम लोगों ने पूछा। तो देयर इज H3PO2, there is H3PO3 and there is H3PO4, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे ये कहानी देखो, तीनों में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, बट ये ट्राइबेसिक है, ये डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है। क्या समझ में आया इसका मतलब, यहाँ ट्राइबेसिक है तो तीनों H जो है वो O से लिंक्ड होंगे, ये डायबेसिक है, इसका मतलब क्या, Two hydrogens are oxygen. डायरेक्टली P से लिंक्ड हो जाएगा है ना। Yes, sir. Yes. अब हम लोग स्ट्रक्चर बताते हैं, तो यहाँ पे जैसे
4 O है तो उसमें से एक डबल बॉन्ड O है, बाकी 3 OH है। ठीक है, तो यहाँ अगेन दिस इज sp3 hybridized, this is a tribasic acid, so basicity is 3। ओके, यहाँ पर देयर आर 3 हाइड्रोजन, बट जैसा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर से ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है कि 2 ही H जो है वो O से लिंक्ड है, बाकी एक जो है वो P से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो यहाँ क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में OH को H कर देना है। ठीक है, बस यू विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O और यहाँ जब मैंने OH लिखा तो उसमें से किसी एक को H कर दो, दैट विल गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ S3PO3। So again this is still sp3 hybridized, but now this is a diabasic acid. So basicity is 2। Similarly यहाँ क्या करेंगे बताओ, this is a monobasic acid। फिर से क्या करेंगे, एक OH को हटा के किसी एक OH को हटा के H कर देंगे ना। तो P एक डबल बॉन्ड, एक H, एक OH रहने देता हूं और एक और H कर। दिस इज अ मोनोबेसिक, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सर एक डबल बॉन्ड रखना कंपलसरी है क्या? हाँ, इसमें मतलब O जो है जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है और उस पर कोई चार्ज नहीं, तो किस बॉन्ड के साथ आएगा? डबल बॉन्ड ना, इट विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर बॉन्ड्स है ना, व्हाटएवर नंबर ऑफ यस सर। मैक्सिमम बनाएगा। तो ऑक्सीजन नॉर्मली विदाउट एनी नेगेटिव चार्ज कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है ना सर। H3PO3 है ना, हाँ, उसमें O और H को बॉन्ड करके लोन पेयर दिखाते थे तो नहीं चलेगा? फिर से बोलो। H3PO3 में वो H और O को सिंगल रखा है ना, तो उनका बॉन्ड करने का और लोन पेयर दिखाने का तो नहीं चलेगा? याद करो, मैंने इनऑर्गेनिक की कहानी बताई है तुमको। पहले स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो तुम्हारी कहानी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि तुम अपनी कहानी बना लो और एक्चुअल स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल है उसी को बदल दो। ऐसा मिलता है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके, so you cannot change this story, this is the real structure observed है ना। इसके अकॉर्डिंग तुम अब बाकी चीजें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि दिस मस्ट बी अ डायबेसिक एसिड। तो ये 2 मोल ऑफ OH माइनस को पक्के से न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, तीसरे मोल को नहीं कर पाएगा है ना। इसका 1 मोल विल बी न्यूट्रलाइजिंग ओनली 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। तो डेफिनेटली इसके 2 ही H O से लिंक्ड है, एक H नहीं लिंक्ड है। ये सब ऑब्जर्वेशंस है, तो उसके हिसाब से पता चला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। Now you cannot change your this structure of this molecule by your own story है ना। मेरी मर्जी, मैंने ये स्टोरी बनाई तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होने वाला है ना। So real structures which are observed in real life will be explained, ना कि उल्टा होगा कि तुम अपने मन से एक एक्सप्लेनेशन निकालोगे और उसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बदलूं। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस स्ट्रक्चर, तुम कितना भी बोलो। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर मिला इसके हिसाब से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर है, इससे पता चलता है कि इसकी बेसिसिटी 2 है, दैट मींस इसका 1 मोल विल बी न्यूट्रलाइजिंग 2 मोल्स ऑफ OH माइनस है ना। ठीक है सर, फिर हमें सब स्ट्रक्चर के सब मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी क्या? हाँ, तो 2 तरीके हैं, या तो बैठ के रट्टा मारो या फिर पैटर्न बनाओ। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, मैं कहीं देख के थोड़ी लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस मुझे याद है। ये ट्राई, डाई, मोनो है, ये मुझे याद है, मैंने इतनी बार बताया कि मुझे याद है। तो उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 OH लगाया, यहाँ 2 ही OH लगाया, यहाँ 1 ही OH लगाया है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने जिससे तुम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। ठीक है सर। चलो सर आप एक बार वो माइलस्टोन्स बना लेते होते ताकि तुम टारगेट तक पहुंच जाओ अपने आप है ना। तो मेक योर माइलस्टोन्स। तो मैं जो ये सब लिख रहा हूँ, दीज आर द माइलस्टोन्स है ना, जो तुमको एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंचा। ठीक है, सर वो पहले 2 स्ट्रक्चर्स बता सकते हो एक बार, मोनोबेसिक और डायबेसिक के? इसमें या पीछे जो बताया वो? नहीं सर, H3PO2 और H3PO3। H3PO4 में देखो कितने HO से लिंक्ड है, ये बताओ। 4, सॉरी 3। ये और ये 3 है ना। हाँ सर। तो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तीनों जो होंगे वो H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं। So that's why इस
की बेसिसिटी कही जाएगी 3 और इसको एक ट्राई बेसिक एसिड का, ठीक है। यस सर। वैसे यहाँ पर 2 ही लिंक्ड है तो डाई बेसिक, यहाँ एक ही लिंक्ड है तो मोनो बेसिक, है ना। ओके सर। नोट कर जाओ, कहीं डाउट रहे तो पूछते जाओगे। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर, Yes, डन। sir. चलो okay. अब एक सेकेंड पीरियड वाले सेंट्रल एटम्स को लेते हैं जरा। So you have S3BO3, H2CO3 and HNO3। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर याद है ना? नाइट्रेट हम लोगों ने पहले एक बनाया था और फिर उसको बोला था उसमें रेजोनेंस है और ऑल दोस थिंग्स, लेकिन उसमें एक जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एक डबल बॉन्ड होता था, एक कोऑर्डिनेट और एक O माइनस होता था, है ना। Yes, sir. O माइनस में क्या करना है, एक H चिपका देना, ठीक है। तो इट विल बी लाइक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड एक OH, ठीक है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। नाउ इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 Sp2. 1 2 3 एंड दैट इज नो लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 2 इधर गया और 1 इधर गया। इधर 2 क्यों गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो पांचों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके, तो देयर इज नो लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एंड देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, सो स्टेरिक नंबर इज 3 + 0, दैट्स 3। सो 3 स्टेरिक नंबर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बेसिसिटी बताओ कितनी होगी? 1 है, क्योंकि एक ही H है। सो दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड and so basicity is 1। तो H2CO3 में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों O से लिंक्ड है, तो कार्बन है डबल बॉन्ड। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर याद है ना, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बनाया था, बाद में रेजोनेंस की बात की थी, लेकिन वन ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस वन, है ना, ऐसा बनाया था ना। तो इसी में क्या करना है, इसमें H और इसमें H लगा, ठीक है। तो अभी अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp2 sp2 हो गया sp2 एंड बेसिसिटी बताओ कितनी होगी? डाइबेसिक 2 I basic 2 डाइबेसिक एसिड, सो बेसिसिटी इज 2। ठीक है। सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, बेसिसिटी पूछी जा सकती है ना। ओके, यस। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पूछा जा सकता है, टोटल लोन पेयर पूछे जा सकते हैं, इस तरह के। हाँ जी, मॉड्यूल में कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे उसका सॉल्यूबल इन वाटर है कि नहीं, एक स्ट्रक्चर दिया और पूछा सॉल्यूबल, तो वो सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं? देखो पहली बात तो आयनिक कंपाउंड्स अगर दिए हुए हैं तो आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी तुमको बताया गया होगा ना सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है ना। दैट्स वन थिंग। इफ यू आर हैविंग अ कंप्लीट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तो डेफिनेटली उसको हम लोग वाटर में सॉल्युबल नहीं मानेंगे ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, ये बोलते हैं ना। हाँ सर। सॉल्युबिलिटी का एक सेक्शन पढ़ाया गया होगा ना तुमको? नहीं सर, कुछ पढ़ा नहीं सॉल्युबिलिटी। अब कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाया गया है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पढ़ाया गया है। सर हमें नहीं पढ़ा। पढ़ाया था शायद, मगर ऐसा पढ़ाया था कि समझा ही नहीं कुछ। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैंने जो बोला स्टार्ट में, आई विल रिपीट दैट अगेन। आई विल बी सेंडिंग माय नोट्स ऑन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ यस सर। एक बार देख जाओ, देन if you require any discussion we can discuss that in doubt session or in a separate lecture, ठीक है। हाँ सर। ओके, पक गए हो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते, मैं भी पकने लगा हूं, तुम लोग इतना निगेटिविटी भेजते हो उधर। और कितना चलेगा सर, और कितना चलेगा, कब खत्म होगा? सर वो केमिकल बॉन्डिंग देख देख कर हालत खराब हो गया ऊपर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, जो चीज हो चुकी है उसको मैं क्यों रिपीट करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, आई शेयर द नोट्स, उसको देख जाओगे एक बार, कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लोगे। अदरवाइज इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट्स, देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स, देन वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन। ओके, Yes, sir. यस सर। चलो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3। मतलब इसके 2-3 लेक्चर और लगेंगे ना? 4 तो मैंने ऐसे ही जुड़वा दिए तुमको।
आज का लेक्चर, फिर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, फिर 2 क्लास कम से कम लगेगा। अगर ढंग से पढ़ते हैं ना सेकेंडरी बॉन्ड्स को भी, तो 2 लेक्चर लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही 1 लेक्चर आराम से लगता है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो अगर ढंग से पढ़ोगे तो इट विल टेक 4 लेक्चर्स विदाउट एनी आयनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन। इफ यू वांट आयनिक कंपाउंड तो वो सेपरेट है, उसमें 1-2 लेक्चर और जाते हैं। सर केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत वेटेज है क्या पेपर में? देखो 2 तरह की चीज है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तो काम आने वाला है, लेकिन इसके अलावा जैसे तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जाओगे, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट केमिकल बॉन्डिंग ना, सीधा हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता। और जैसे उसको छोड़ दिया तुमने, 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे तो गए सिंपली, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का फंडामेंटल इज दिस पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो इनके बिना इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर ठीक से नहीं चल पाएगा। एंड ऑर्गेनिक में भी तुम लोग अभी जीओसी में जाओगे तो फिर तुमको समझ में आएगा कि सर ने जो हाइब्रिडाइजेशन बताया है, उसके जो इंपॉर्टेंस बताए हैं, उनके अराउंड अरेंजमेंट की बात की है, कभी कभी प्लेनरिटी की बात की थी, तो ये सब चीजें तुमको वहां पे काम आए, ठीक है। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो तुमको मैंने पढ़ाया वहां से आएंगे, लेकिन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना लंबा टाइम भी दिया, ठीक है। चलो बढ़े आगे। यस सर। हाँ सर। नाउ ये दोनों जो मैंने दिखाया है वो तो ठीक है, अभी तक जो दिखाया वो तो सही है। ये कंपाउंड बड़ा अजीब है, बताओ जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का कितना है? sp2 sp2 एंड ट्राई बेसिक। हाँ, ये जो दूसरा बोला ना वही गड़बड़ होगी। ये जो तुमने दूसरी बात बोली ना, क्या बोली? sp2 के बाद ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक, वही गड़बड़ हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसा ही इंपॉर्टेंट लिख लेना S3PO2, S3PO3, S3PO4 में, क्योंकि वहां देखा जितने हाइड्रोजन है सबके सब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं थे इन केस ऑफ S3PO2 एंड S3PO3, है ना। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं। वैसा यहाँ जो दिख रहा है वो है नहीं, क्योंकि याद करो जैसे मैंने sp2 बोला और इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब है वैसे 3 ही बॉन्ड बना है, इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना। यस सर। वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उसको कौन सा एसिड बोलते हैं? Lewis acid. Lewis acid. It is not a Bronsted-Lowry acid, it is a Lewis acid, and it will be acting with its vacant orbital, not with these 3 hydrogen atoms, ठीक है। तो ये जब वैकेंट ऑर्बिटल के साथ काम करेगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इसकी बेसिसिटी 1 कही जाएगी, एंड देन इट इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज लुईस मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज a Lewis। Oh, can you please explain the vacant orbital वाला part? हाँ सर, लोन पेयर कहाँ पे है? लुईस एसिड याद है? हाँ सर। क्या था? वेकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जिसमें वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले पाए, तो उसको लुईस एसिड बोलते थे, है ना। हाँ सर। OH- इज आल्सो सोर्स ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैंने जब कहानी बताई थी लुईस एसिड की बैक बॉन्डिंग के टाइम पे, और उसके ठीक बाद लुईस एसिड लुईस बेस की बात की थी, तो याद करो मैंने बताया था ना कि H+ के पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और OH- के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो जब दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें H+ का वैकेंट ऑर्बिटल और OH- का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना लेता है, आपस में ओवरलैप कर लेता है। दैट इज द फेनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन टू फॉर्म H2। दैट वाज वन थिंग। लेकिन उसके आगे मैंने बताया था कि इसी को जनरलाइज किया गया और बोला गया अल्टीमेटली कि जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा उनको हम लोग लुईस एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। उनको हम लोग एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि ये लुईस की थ्योरी थी इसलिए इसको लुईस एसिड बोला, ठीक है। यहाँ तक कहानी। यस सर। ना तो जितने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया जा सकता है, उसको हम लोग उतनी बेसिसिटी बोलेंगे, ठीक है। हाँ सर। मतलब उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कितना OH- बॉन्ड बना सकता है? एक ऑर्बिटल है तो उसके साथ एक ही OH- बॉन्ड बना सकता है ना। यस यस। एंड दैट्स व्हाई इसकी बेसिसिटी क्या कही जाएगी? 1 कही जाएगी। So none of these hydrogens will react, only the vacant orbital will.
वाटर में जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये अपना H प्लस रिलीज करने की जगह वाटर का OH माइनस कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इसका Yeah, and reaction what ऐसा happens होता है, to the H? गोइंग, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, देखो ये H3PO3 लिखा है ना, इसको ऐसा भी लिखा जाएगा और इसको ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये पहली बात तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये बेस है, इसको या इसको दोनों सेम ही है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस H2O, इट विल गिव यू BOH4 माइनस प्लस H प्लस। तो इसके प्रेजेंस के कारण कितना H प्लस रिलीज हुआ, देखो एक ही वन। One. तो दैट्स हाउ इट बिहेव्स इन दिस वे। इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, दैट टू इट इज अ लुईस एसिड, दैट मींस इट इज एक्टिंग विद द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ठीक है। सो दिस इज, it acts as acid with vacant orbital on boron, ठीक है, नोट कर जो। सर तो ये जितने भी लुईस मोनोबेसिक एसिड रहेंगे वो सब हमें याद करने पड़ेंगे। यही तो एक बताया, बाकी कहाँ बताया कुछ। हाँ मतलब आगे भी आएंगे ना शायद। जहां भी बोरॉन सेंट्रल एटम है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, तो मोनोबेसिक हो गया। नॉर्मली तुमसे पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, ठीक है। ओके सर। Whenever it will be asked कि बेसिसिटी जैसा कोई वर्ड पूछा जा रहा है किसी लुईस एसिड के लिए, दिस इज गोइंग टू बी द एसिड जिसके बारे में पूछा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, नाम लिखना होगा तो लिख लेना। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। सर बेसिसिटी 1 लिखना है। हाँ, तो इसका बेसिसिटी लिखोगे तो 1, बेसिसिटी अगर पूछ लिया जाए इज 1। सर ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों बोला है? क्या क्या फिर से बोलो। ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों बोला है? पहली बात, ऑर्थो वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जहां पे मान लो दिए हुए एसिड से ना तुम एक H2O निकाल के देखो, ठीक है, फिर भी अगर उसमें H बच गया तो ऑर्थो वर्ड आने लगता है। जैसे याद करो, सल्फ्यूरिक में हम लोग ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोलते हैं ना। हाँ सर। H2SO4 से जैसे तुमने H2O निकाल लिया ना तो उसमें H बचा ही नहीं है ना। हाँ। So that's why it will not be called orthosulfuric acid, we simply say sulfuric acid। वैसे सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं H2SO3, लेकिन H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। वहां देखो H2 निकालने के बाद भी H बच रहा है ना। हाँ सर। तो ऐसे एसिड्स, ऐसे ऑक्सी एसिड जिनमें H2O, by removing one H2O, even if you are getting at least one hydrogen, it will be called, it will be prefixed by ortho, ठीक है। हाँ सर। चलो डन सर एक बार इसका मोनोबेसिक होने का रीजन बता सकते हैं? क्या बताया मैंने, इट इज एक्टिंग एज एसिड विद व्हाट, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, है ना। यस सर। इसका एक्शन यहाँ से है ही नहीं, ठीक है। तो वो कहानी तो खत्म हो गई कि 3 हाइड्रोजन है, फर्क नहीं पड़ता इसको। यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल कितने OH माइनस के साथ बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक के साथ ना, ठीक है। सर जो थर्ड पीरियड के और जो वैकेंट ऑर्बिटल दिखाते हैं उनके साथ ये नहीं होता? क्या क्या फिर से, जो थर्ड पीरियड के और जो ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल दिखाते हैं, तो वहां पर वो एक्ट कहां से करता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन से एक्ट करता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल से एक्ट नहीं कर रहा है ना एज एन एसिड। सबका अपना अपना एक्शन होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट H2SO4, सल्फर के पास वैकेंट D ऑर्बिटल है, बट नॉर्मली उसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो वहीं से एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई it will be called acid with the action of those acidic hydrogen, not with the vacant orbital, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और so your वो water का OH minus का the electron pair it will take up and उसका H plus of the water would be remaining, right? हाँ, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये एक्चुअली अपना H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है, ये वाटर का OH माइनस एक्सेप्ट करके बचा हुआ H प्लस रिलीज कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके प्रेजेंस के कारण एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस को रिलीज कर रहा है वाटर के अंदर, एक ही ना। दैट्स व्हाई इट इज मोनोबेसिक, ठीक है। सर हाँ जी सर, तो हमें सिर्फ यही एग्जांपल याद रखना है ना? हाँ, इस केस में ऐसा यही एक एग्जांपल है, ठीक है। ओके इसी को सर। ध्यान रखना। चलो बढ़े आगे। Yes sir. यस सर। चलो कुछ ऑर्गेनिक वाले एसिड देख लेते हैं।
ऑलरेडी तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे तो वहां तुम सीखोगे। मैं जस्ट 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड एक बोलते हैं ना। तो HCOH, CH3COH एंड H2C2O4। तो ये भी ऑक्सी एसिड में ही आएंगे ना? हाँ, ऑक्जेलिक एसिड, इसका जनरल कॉमन नेम जो है दैट इज एसिटिक एसिड। IUPAC ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रहे हो तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड, है ना। वैसा ही जनरल नेम इसका है फॉर्मिक एसिड, बट क्योंकि IUPAC ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, H, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ऐसा यहाँ पर वही CH3 आ जाएगा H की जगह, देन COOH, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑक्सिलेट आयन बताया था ना रेजोनेंस के टाइम पे। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात पहले कर लेते हैं, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 sp2 है ना, इस कार्बन का sp3 sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो दिस इज sp3। इसका बताओ sp2 sp2, वेरी गुड। इस कार्बन का बताओ sp2 और इसका sp2 sp2 दिस इज sp2, दिस इज आल्सो sp2। ठीक है, तो ये तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। दूसरी बात बेसिसिटी की बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसकी बेसिसिटी डाइबेसिक। 1 मोनोबेसिक। वही है ना, मोनोबेसिक। हाइड्रोजन देखो दो है लेकिन O के साथ एक ही लिंक है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिसिटी इज 1, सो मोनोबेसिक है। यहाँ पर बेसिसिटी मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एक ही है, यहाँ देखो 3 है बट दीस आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज ओनली द एसिडिक हाइड्रोजन, सो बेसिसिटी इज 1 ओनली। यहाँ पे बेसिसिटी बताओ 2 डाइबेसिक डायबेसिक। डायबेसिक। these are diabetic acid, so basicity is 2। A monobasic acid, are diabetic। अच्छा, यहाँ जहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू जो काम करता है एसिड, उनको प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जैसे मोनोबेसिक बोला ना, इट विल बी रिटन आल्सो मोनोप्रोटिक एसिड, इसको भी मोनोप्रोटिक एसिड लिखा रहेगा। प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है ना। H+ का मतलब क्या, H का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। हाँ सर। yes sir H का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना, और H के न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है ना। हाँ सर। yes That's why H+ is also referred as proton, and that's why इसको मोनोप्रोटिक, इसको डायप्रोटिक भी लिखा है। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा है तो डरना नहीं है, सेम वर्ड। sir could you repeat that term मोनोप्रोटिक, this can also be written as a monoprotic, that means it can give you one proton, proton means H+। ठीक है, इसको वैसे ही मोनोप्रोटिक बोल सकते हैं, इसको डायप्रोटिक। सर वो पहले आपने H3BO3 का दूसरा नाम क्या बोला था? ऑर्थोबोरिक एसिड बोलता है, H3BO3 ना, यस सर। ऑर्थोबोरिक एसिड। थैंक यू सर। डन। यस सर। 1 minute। हाँ जी, सर H2C2O4 भी डाइट्रॉपिक होगा ना? हाँ डायप्रोटिक, ट्रॉपिक नहीं, प्रोटिक, सर सॉरी प्रोटिक। प्रोटॉन से प्रोटिक। ठीक है, डन सर। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सब कुछ एसिड्स थे। सेकेंड सीरीज जो है वो फास्फोरस और सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे
P4 है, S8 है, P4O6 है एंड P4O10 है, और एक और बताऊंगा, पहले इन चारों को देख लेते हैं, या फिर पहले दो दो करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि थोड़ा इलेबोरेटेड रहेगा इसका। P4 और S8 दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस बोलते हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स जब चले जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां और भी बताए जाएंगे, अभी मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देयर आर 4 फॉस्फोरस, दे आर ऑल बॉन्डेड विद ईच अदर। ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। ये 4 है, ये कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा समझ लो कि एक फॉस्फोरस जो है वो ऊपर है, तो जैसे मैंने ऐसा बताया ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ एक फॉस्फोरस है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, लेकिन इसमें बात क्या है कि ये सब आपस में बॉन्डेड है। तो ये तो बॉन्ड है ही, साथ में ये भी बॉन्डेड, ठीक है, आपस में, ये सब के साथ एक दूसरे का बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये, so that's why they are having, all of them are bonded together, ठीक है। so this is called the structure of phosphorus, सब पे एक एक लोन पेयर। नाउ फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे, किसी भी एक फॉस्फोरस का। sp3, क्योंकि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है ना। यस सर। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसके साथ? तो ये भी sp3 है, सारे के सारे sp3, ये भी sp3 है, sp3 है, ये भी sp3 है। नाउ तो sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट है ना। लेकिन इसका जो एक्चुअली ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ दिस रिंग शेप, क्या हुआ ना, इसका जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड एंगल अराउंड 90 डिग्री, कोई भी एंगल देखा, दैट इज वेरी फार फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट ना। यस सर। दैट्स व्हाई बोला गया कि बिकॉज ऑफ द वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, ये वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि आइडियल से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा एंगल में स्ट्रेन आए। इट इज ट्राइंग टू हैव द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, but the actual bond angle is much less than its ideal bond angle. That's why due to very high angle strain, it is highly reactive. ये तुरंत टूट के कुछ और बनाना चाहता है ना। So that's why white phosphorus is highly reactive. ठीक है, तो actual bond angle is much less than 109 degree 28 minute. Hence P4 is very reactive due to high angle strain. डाउट रहेगा तो पूछ लोगे, नोट कर लो नहीं तो। Sir, then hybridization would be sp3 only. हाँ, sp3 ही बोलते हैं यहाँ पर, हाइब्रिडेशन में कोई चक्कर नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल बहुत डिफरेंट आ गया, इसलिए बोला गया कि एंगल स्ट्रेन हम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। सर इस स्ट्रक्चर को हम पिरामिडल बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग शेप बोल देते हैं, या फिर पिरामिडल बोलोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, कि पिरामिडल बोलने से शेप, हाँ ठीक है, पिरामिडल बोल सकते हैं, कहीं लिखा नहीं रहता है, रिंग बोल दिया जाता है, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है, बट ठीक है, पिरामिडल यूज कर सकते हैं। So the angle between them is 90 degree exact. हाँ सर हाँ जी। सर, अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो प्योर ऑर्बिटल शुड बी पार्टिसिपेटिंग, राइट? नहीं, ऐसा अगर हम लोग बोल दें तो फिर उसमें एंगल स्ट्रेन की बात नहीं आएगी ना। ओके सर। बट अगर एंगल स्ट्रेन की बात आती है तभी तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्टिव है, नहीं तो इसका रिएक्टिव होना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। हाँ सर। है ना, सर ये जो पॉइंट सारे बॉन्ड एंगल्स 90 है। हाँ हाँ, तो वो जो अपना एंगल स्ट्रेन का पॉइंट है वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या बताया कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है, उससे वो एक्चुअल एंगल जितना दूर रहेगा, वो ज्यादा हो या कम, मतलब जैसे मैंने बोला कहीं पर 120 होना चाहिए था आइडियली,
वो 120 से जितना कम होता जाए या फिर 120 से जितना ज्यादा होता जाए उतना उसका एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब वो जितने पे रहना चाहिए था उससे ज्यादा दूर इधर या इधर जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, और एंगल स्ट्रेन बढ़ने के कारण इट विल ट्राई टू ब्रेक दैट बॉन्ड, बॉन्ड्स आर नॉट वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव, ये तुरंत ही अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसको कहीं कुछ मिलेगा दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इट विल गो टुवर्ड्स, ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये टर्म एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई P4 इज हाईली रिएक्टिव. Sir, can you please again show the structure of P4? 1 मिनट, ये 90 भी नहीं है, ये इनफैक्ट इसको 60 कर लो, बहुत ही कम 60 डिग्री है, इट इज नॉट इवन 90, मेक इट 60. So can carbon bond in such a way? नहीं, बहुत रेयर नहीं मिलता है ना, उसके पास ऑलरेडी एक्सपैंड करने का ऑप्शन होता है ना. Oh, okay. बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन कार्बन वाले किसी में. इसको 60 का, नॉट 90, करेक्ट है. सर 90 नहीं है इसीलिए प्योर ऑर्बिटल्स नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं ना. वो तो खैर नहीं था, लेकिन 60 का कोई हैबिटेट ऑर्बिटल भी नहीं था ना, वो तो बहुत दूर चला गया ना फिर तो, ठीक है. Excuse me, sir. सर आप एक बार फिर से P4 का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? NS3 याद है? 60 to 90. NS3 याद है? हाँ सर. एक नाइट्रोजन होता तो 3 हाइड्रोजन होते थे, पिरामिडल शेप बोलते थे ना. यस सर. बट उसमें H और H आपस में लिंक नहीं थे, है ना. नहीं सर. यहाँ पर मान लो यहाँ भी फॉस्फोरस है, ये जो जॉइंट है यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ और यहाँ भी फॉस्फोरस है, ठीक है, और ये सब आपस में भी बॉन्डेड है, मतलब इसके बीच में भी बॉन्ड है, इसके बीच में भी बॉन्ड है, इसके बीच में भी बॉन्ड है, तब जो स्ट्रक्चर बना दैट इज P4 एंड दिस एंगल 60 डिग्री, नॉट इवन 90 डिग्री, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, ये 60 डिग्री सिर्फ एंगल है, तो 60 डिग्री होने का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन हो गया ना. एक्चुअल हाइब्रिडेशन के हिसाब से इट शुड बी 109 डिग्री 28, और उससे बहुत छोटा हो गया ना, दैट्स व्हाई ये बहुत ही स्ट्रेन्ड रिंग हो गया, ये हमेशा ब्रेक करना चाहता है अपने को, दैट्स व्हाई P4 इज हाईली रिएक्टिव. आज की व्हाई P4 इज वेरी रिएक्टिव और व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, विल बी यूजिंग दिस वर्ड वेरी ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है. चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज S8. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. इट इज लाइक सर क्राउन शेप्ड है ना. हाँ, तो ये कुछ ऐसा है. ऐसा तो वो बीच के स्पॉट नहीं होंगे. हाँ, बॉन्डेड है ना, ये यहाँ पे, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है. एवरी सल्फर इज हैविंग 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड, सबके पास. तो इसको बोलते हैं क्राउन शेप, W शेप भी बोल सकते हो, W जैसा दिख रहा है ना, और पकर्ड रिंग बोलते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा. तो दिस इज पहली बात, एवरी S is sp3 hybrid. दूसरा सब में 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 हो गए तो sp3 हो गया ना. यस सर. तो इसको बोलते हैं शेप इज, या फिर S8 is क्राउन और W और पकर्ड रिंग. So why is it called puckered ring? अगेन वही उसी टाइप का रिंग है जिसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ठीक है. सर पकड़ मतलब ट्विस्टिंग होता है. पकड़ रिंग वही वर्ड यूज किया गया इसके लिए कि ट्विस्टेड टाइप का शेप है, कि मतलब ऐसा चलेगा फिर ऐसा आएगा
मतलब इस तरह से ट्विस्टेड वैसा समझ लो, ठीक है। हाँ, बॉन्ड एंगल इज नॉट वेरी डिफरेंट, 107 डिग्री 108 डिग्री जैसा था, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं का। डन सर। Just fairly बॉन्ड एंगल इज अराउंड अराउंड 107.8 डिग्री ऐसा, ठीक है। नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड एंगल, है ना। क्या? यस सर। सर नो सर वेट सर पार्ट 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है, उसको नहीं हटा रहा हूँ मैं। अगले दो जो है, एक है P4O6 एंड एक है P4O10। तो पहले P4O6 सीख लो। 4 फॉस्फोरस बना दिए सिमिलरली ऐसा, ये बनाते हुए देखोगे तो याद हो जाएगा। अभी क्या है, इन चारों के बीच में दो दो ऑक्सीजन डाल देते। सबके बीच में डाल दिए क्या? हाँ सर। यस सर। 1 मिनट सर। इनके बीच में डाल दिया, इनके बीच में डाल दिया, इनके बीच में, इसके बीच में, सबके बीच में डाल दिया क्या? हाँ सर। यस नहीं, ध्यान से देख, ऑपोजिट इन पी दोनों के के बीच में नहीं बीच डाला ना, हाँ हाँ हाँ। इन दोनों के बीच में नहीं डाला, वही तो 2 ऑक्सीजन मिसिंग थे, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। अगेन, हर फॉस्फोरस पे एक एक लोन पेयर है, हर ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर। एवरी ऑक्सीजन एज वेल एज एवरी फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइड। सर वो स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड से इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ डायग्राम के लिए ही है ना? क्या क्या? इसमें वो ऊपर और नीचे वाले पी में वो दो बॉन्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ डायग्राम के लिए ही है? वो हाँ, डायग्राम चूंकि 3 डायमेंशन में नहीं बना सकता ना, 2 डायमेंशन में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, एक अलग से आएगा, वो दूसरा पीछे से जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बिकॉज वी आर ड्राइंग इट इन 2D, इसलिए लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं। पिछली बार भी जो P4 में बनाया था, दूसरा मिनट इंटरसेक्टिंग है ना, जैसा मैंने बताया था, ऐसा रहेगा तो इसमें कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, इन्हों को मिला भी दो तो, यस सर। है ना। तो वैसे यहाँ भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, 2D में होने के कारण ऐसा दिख रहा है कि इंटरसेक्ट, ठीक है। तो एवरी P as well as every O is sp3 hybridized। नंबर ऑफ PO बॉन्ड बताओ कितने हैं? पूछे जाते हैं सब। नंबर ऑफ PO बॉन्ड 12 हो गया ना। अच्छा, नंबर ऑफ POP लिंक्स ये कितने हैं? POP 6 है ना। ये सब पूछे जाते हैं। चलो देन सर वो बॉटम लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है ना? सब जितने ऑक्सीजन है सब पे दो दो लोन पेयर। हाँ, यहाँ छूट गया, ठीक है, वो तो समझदार हो तुम। चलो P4 और 10 देखते हैं। जैसा P4O6 बनाया पहले वो बना लो, ठीक है। कैसे बनाते थे? 4 P लिखते थे, सबके बीच में दो दो एक एक ऑक्सीजन डाल देते थे ना। दिस वाज P4O6 है ना। अब क्या करना है, इसी में हर फॉस्फोरस पे बाहर एक डबल बॉन्ड वो बना देना। कहीं कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया रहेगा, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। चार ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है वो चारों कवर कर दिया ना। फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 है ना, ऐसा है क्या? sp3 एक दो तीन तो बॉन्ड पहले से थे, एक चौथा बॉन्ड ही रह गया ना, लोन पेयर की जगह एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। इट इज नॉट चेंजिंग द स्टेरिक नंबर, है ना। तो एवरी फॉस्फोरस इज sp3 hybridized still। now नंबर ऑफ PO बॉन्ड बताओ, P सिंगल बॉन्ड
नंबर ऑफ पीओपी लिंक्स बताओ कितने, 12 एंड 6 नंबर ऑफ पी डबल ओ बॉन्ड बताओ कितने। पीओ बॉन्ड कितने हैं? 12 12 वो चेंज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ पीओपी लिंक्स 6 6 भी 6 ही है, और नंबर ऑफ पी डबल ओ बॉन्ड 4 ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। डन सर। चलो नो अब इसमें सर, एक और स्ट्रक्चर आता है, हो गया था सर नहीं सर नो सर। सर हाँ जी। सर इसके स्ट्रक्चर को हम नेम क्या करेंगे? कुछ नहीं, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, उसके नाम नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है। ओके सर। सर अगर क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स कितने हैं, ऐसा मतलब स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंगल या डबल, सिर्फ पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ, फिर तो 16 बोल देंगे ना। तो 16 नहीं है सर, पाई बॉन्ड भी गिनेंगे ना फिर। नहीं, बॉन्ड दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ऐसा उसको दो काउंट नहीं करते, ठीक है। ओके सर। सर एक बार इसके वापस आप सिंगल और डबल अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया ना। सर एक बार डन। सर एक बार वापस आप बताएंगे स्ट्रक्चर। कैसा आ जाता है जब पी और एस की बात करें तो इनका आपस का भी एक मॉलिक्यूल है, P4S10। क्या करें बताओ इस स्ट्रक्चर में? ओ की जगह एस डाल देंगे। बस हो गया, सारे जितने वो हैं उनकी जगह एस कर दो। सर ये P4H10 का भी बनाना है अभी डायग्राम। हाँ जी, बना लो ना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेंगे? आज शाम तक। जो पिछले वाले लेक्चर्स हुए थे उनके तो नहीं मिले अभी तक। क्या बात कर रहे हो, कहाँ रहते हो तुम? सर किसके ऊपर मिलते हैं? हाँ, यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ ना मैं, पूरा प्लेलिस्ट भेजा हुआ है मैंने। तुम ग्रुप पे नहीं हो नो सर। तो मेरे को इंडिविजुअली लिखोगे, ठीक है। आई विल शेयर द प्लेलिस्ट, ठीक है। ओके। सर सिर्फ एक बार वापस बताएंगे कि हम लोग बॉन्ड्स मतलब कैसे काउंट करेंगे, बॉन्ड्स काउंट कैसे थैंक यू। करेंगे? देखो ना, दिस इज पीएस बॉन्ड, दिस इज पीएस बॉन्ड, दिस इज पीएस, दिस इज पीएस, ऐसा काउंट कर लिया कितने हैं। अच्छा ओके हाँ। तो यहाँ क्योंकि हर फास्फोरस के साथ दो दो एस बने हुए ना, सिंगल बॉन्ड। हाँ सर। तो इधर से कितने मिल गए तुमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 यहाँ पे हो गए, डबल बॉन्ड 4 दिख रहे हैं बाहर की तरफ, है ना। हाँ हाँ सर। 4 हो गए। पीएसपी पूछ लिया तो एक पीएसपी यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, है ना। ओके सर, थैंक यू। यस सर, डन। ओके, ये नो तो सर। ग्रेट सर। पर सेकंड स्ट्रक्चर प्लीज। बढ़ो आगे। यस सर। यस सर। एक और है सल्फर का, दैट इज कॉल्ड, इसी में दूसरे वाले में लिखा ना, गामा SO3 लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 और दिस विल बी रिटन एज S3O9, है ना। ट्राइमर का मतलब क्या, डाइमर का मतलब क्या, डाइमर को बोलेंगे दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो जाता है। H2O6 ट्राइमर का मतलब तीन तीन मॉलिक्यूल में। ट्राइमर, तो 3 मॉलिक्यूल मिल गया तो 3s हो गए और 9 हो गया ना। यस सर। S3O9, ठीक है। तो ऐसा अगर लिखा जाए गामा SO3 और साइक्लिक ट्राइमर, तो इसको कैसे बनाना है? एक एस यहाँ लिया, तो ये सेकेंड वाले में है ना। हाँ ये दूसरे वाले में, सल्फर का ही तो कंपाउंड है ना। फिर एस एस और फिर O, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन सबको लिंक कर दो और फिर इन पे ठीक है, दैट इज कॉल्ड S3O9 और साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 और गामा ट्राइमर SO3, ठीक है। सर एक बार बताएंगे कि हम लोगों ने गामा SO3 मतलब क्यों बोला है? क्या क्या
गामा फॉर्म नाम दिया जाता है, बहुत सारे फॉर्म है सॉलिड स्टेट में आते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म, ओके ठीक है। So, तो sir, गामा does gamma represent trimer of some क्या क्या compound? Does gamma represent trimer? नहीं नहीं, यहाँ पर इस केस में गामा इज रिप्रेजेंटिंग ट्राइमर। अलग अलग जगह इफ यू आर हैविंग 2-3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, उनके नाम अल्फा बीटा गामा रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ SO3 गामा SO3 मींस साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, ठीक है। Okay, sir. जनरलाइज नहीं करना है कि हर बार ट्राइमर ही रहेगा गामा। सर इसका भी sp3 होगा ना हाइब्रिडाइजेशन? देखो ना, सब हर सल्फर का क्या है, देखो 4-4 सिग्मा है ना, तो एवरी सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि SO3 में क्या होता है याद करो, सिंपल SO3 में क्या होता है, सिंपल SO3 में हम लोग क्या बनाते थे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, sp2 क्या होगा, sp2 है ना। हाँ सर। यहाँ क्या हो गया, एवरी S इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके डन सर। तो ये थे कुछ फॉस्फोरस सल्फर वाले। साइनाइड से रिलेटेड मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स तुमको बताए थे, आई जस्ट रिपीट इट, ठीक है। तो 4 जानने हैं, एक तो ऐसा ही होता है CN ट्वाइस, इसको बोलते हैं सर उसमें उतना ही लिखना था ना? ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो हेलोजन। हेलोजन्स की तरह इसका बिहेवियर होता है, जैसे Cl2 होता है, Br2 होता है, वैसा ही मिलता जुलता बिहेवियर इनका भी मिलता है, इसलिए इनको स्यूडो हेलोजन्स बोलते हैं। उनमें से दिस इज वन ऑफ द स्यूडो हेलोजन्स। बाकी कहानी इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, जब भी Cn लिखा है दैट मींस C ट्रिपल बॉन्ड N है, उसमें दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड N मिल गया, तो ये कंप्लीटली लीनियर है, ठीक है। सो इसको पूरी तरह से हम लोग बोलेंगे दिस इज हैविंग लीनियर शेप। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने एटम्स है सबके सब sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी sp है और ये भी sp, दैट्स व्हाई पूरा का पूरा ये लीनियर हो जाता है, दैट्स वन। इसके अलावा बाकी 3 मैंने बताए थे तुमको, सर CN4 है ना। सर वो पिछले वाले गामा एस होती है, बस उसका वो हाइब्रिडाइजेशन ही लिखना CNS था ना? ये सब बताया मैंने ना हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे। हाँ सर, ये CCl4 जैसा ही होगा ना? तो इसमें से ये जो सेंट्रल कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और बाकी सारे कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। sp। सर हाँ जी, सर कैन यू रिपीट दैट हैलोजन वाला पार्ट अगेन? क्या मैंने बोला, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स which are having behavior similar to the halogens, ठीक है। तो जैसे Cl2 है, F2 है, Br2 है, जनरली F2 का काफी बिहेवियर डिफरेंट होता है, बट Cl2 Br2 का जैसा बिहेवियर होता है वैसे कुछ और मॉलिक्यूल्स है which are not halogens, बट उनका बिहेवियर विल बी लाइक हेलोजेंस ओनली, उनके रिएक्शंस वगैरह। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्यूडो हेलोजेंस बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्यूडो हेलोजेंस। नाउ बाकी लिस्ट जो एक पूरी है वो तुमको P ब्लॉक कंपाउंड्स में पढ़ा है, ठीक है। यस सर CN4 का क्या नाम है? इसका CCN4। हाँ, इसको बोलने के लिए हम लोग टेट्रासाइनोमीथेन बोल सकते हैं ना, H की जगह CN आ गया है ना। मीथेन क्या होता है CH4, उसमें से H हटा के CN आ गया, तो टेट्रासाइनोमीथेन बोल सकते हैं। बाकी ये मैंने जो बोला ये सब sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। सर हाँ जी, सर जैसे CN2 आपने स्यूडो हेलोजन बोला, हाँ तो CCN4 वो क्या है मतलब? उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये टेट्रासाइनोमीथेन है, मीथेन में से H हटा के CN लगा दिया ना, हाँ सर। ठीक है। वैसे स्यूडो वीडो वर्ड यूज होगा। तो CN2 को साइनोजन बोलते हैं, ये स्यूडो हेलोजन का एक एग्जांपल है। वैसा ही CN ग्रुप, जैसे CN माइनस है, जैसे X माइनस होता है इंजन का, हाँ सर। Cl माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड है ना। क्लोराइड, हाँ। वैसा ही Cl माइनस को साइनाइड बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्यूडो हैलाइड, ठीक है। हाँ सर। चलो डन सर। डन। तो तीसरा है, ऐसे एग्जांपल मैंने बता दिए सारे के सारे तुमको।
वैसे ही C2CN4, इसमें क्या है, वो C2H4 का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही लेकर, लेकिन इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N लगा देना है। ये पूरा प्लेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाले सब sp और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये पूरा का पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में, जिस प्लेन में मैंने बनाया है वैसा ही एक्चुअली दिखेगा। ठीक है, दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं क्योंकि बाकी उसके बाद लिनियरिटी मेंटेन होती है। तो ये सेंट्रल कार्बन क्या नाम, टेट्राहेड्रल है, व्हिच इज नॉट अ प्लेनर है ना, बट दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस इज sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp, दिस इज sp, और ऐसे ही सारे के सारे sp हो जाएंगे। Done, sir. Sir, नेक्स्ट one है, minute. Sir, please wait. ये मैं हटा रहा हूँ, C2CN6 कर दिया। C2CN4 का मतलब ये है, C2CN6 कर दिया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और फिर CN इधर आ जाएंगे ना। यहाँ क्या होगा, जैसे C2H6 होता है ना वैसा स्ट्रक्चर है, तो C और C है सिंगल बॉन्डेड और इसमें 3 CN होंगे, नॉट अ प्लेन स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल एलिमेंट हो जाएगा इसके अराउंड, वैसा ही यहाँ भी हो जाएगा, CN CN। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp3 हो गया, और ये सब सराउंडिंग वाले sp बट ये नॉन प्लेनर हो जाएगा ना। सब नाइट्रोजन पे लोन पे है। ये भी नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर हो गया ना, क्योंकि कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल एलिमेंट इज नॉट अ प्लेनर एलिमेंट ना। तो जैसे ही sp3 विद मोर देन 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड को प्लेन में ला सकते हैं ना sp3 में भी, लेकिन 2 से ज्यादा बॉन्ड जैसे ही हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, उसको हम लोग नॉन प्लेनर बोल देंगे ना। सर एक बार वापस प्लेनर और नॉन प्लेनर में डिफरेंस क्या बताएंगे? एक बार वापस प्लेनर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में देखो ना, यहाँ डिफरेंस। sp2 है, सब sp2 में ट्रायगोनल प्लेन अरेंजमेंट होता है, sp में लीनियर होता है, तो सब एक लाइन में एक प्लेन में ही आ जाएंगे ना। हाँ सर। है ना, वो केस यहाँ क्या है, कार्बन sp3 के अराउंड अरेंजमेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रल है ना। यस सर। लेकिन टेट्राहेड्रल में भी 2 को एक प्लेन में लाया जा सकता है, बट तीसरा चौथा प्लेन में नहीं रह पाता ना, एक प्लेन के ऊपर और चौथा प्लेन हाँ, एक्सेल पोजीशन। हाँ इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस वन एंड दिस वन इन वन प्लेन, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें से एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, तो दैट इज नॉट प्लेनर। हाँ सर। ठीक है, Done, sir. चलो ये था तीसरा वाला एग्जांपल। सेकंड रहने दीजिए। Just चलो मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, सर वो स्ट्रक्चर का मेन नाम भी लिख देना। हाँ, वो स्ट्रक्चर का मेन नाम भी लिख देना, C2CN8 या जो था वो C2 ना। सर स्ट्रक्चर का नेम तुम्हें जाने की जरूरत नहीं हो, तुमको नाम यही देंगे Structure for. सर मतलब C2CN6 है ना। C2 हाँ CN6 3 हुए ना। चौथा एग्जांपल है, ये सब तो ऑर्गेनिक में ऑलरेडी देखा होगा ना, इथेन है ये, दिस इज इथेन, दिस इज C2H6, नॉन प्लेनर रहेगा। C2H4 इज इथीन बोल सकते हैं, दिस इज C2H4, दिस इज प्लेनर। C2H2 इज एसिटिलीन और इथाइन बोल सकते हैं, दिस इज लीनियर, सो प्लेनर आल्सो। N2H4 is
एन एन के बीच में एक लोन पेयर आएगा इस पे, नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, ये दो को तो एक प्लेन में ला सकते थे लेकिन तीसरे को नहीं ला पाएंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। N2H4 का नाम है हाइड्राजीन। एंड लास्ट वन इज H2O2। ये बुक शेप होता है, इसको कैसा बोलते हैं हम लोग, मान लो Excuse me, sir. ओपन बुक स्ट्रक्चर। क्या हो गया सर ये N2H4 के स्ट्रक्चर में N के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया तो अपने मन से नहीं डालेंगे ना, ये तो मैंने बार बार सिखाया तुमको। N 3 बॉन्ड बनाता है ना नॉर्मली इफ देयर इज अ लोन पेयर। यस सर। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कभी भी। ठीक है, तो वैसा ही H2O2 जो होता है उसको ऐसा लिखते हैं HO and H. There are two lone। सर कौन से क्राइटेरिया पे हम लोगों ने इन सब मॉलिक्यूल्स को ये किसमें कंसिडर किया है? कोई सेक्शन नहीं है, एक साथ लिख दिया है क्योंकि इस तरह के एग्जांपल है कि जिसमें दो एटम्स है उनके अराउंड हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वैसा कुछ। सर N2H4 के बाजू में क्या लिखा है आपने? हाइड्राजीन इसका नाम है, इसको N2H4 को हम लोग हाइड्राजीन भी बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो मैं लिख देता हूँ सबका, sp3 sp3 नॉन प्लेनर हो जाएगा, sp2 sp2 प्लेनर हो जाएगा, ये sp एंड sp है तो ये लीनियर हो गया ना, यहाँ ये नॉन प्लेनर रहेगा, दिस इज sp3 sp3, दिस इज sp3 sp3। इसके शेप को बोलते हैं हम लोग ओपन बुक शेप। सर ये तो किया था ना हमने पहले। हाँ पहले बताया होगा मैंने कहीं ना कहीं। सर ओपन बुक शेप सर हो गया फिर कौन से क्लास। एंगल से हम लोग एक और एग्जांपल है, एक बार रुक जाओ। ओके सर। सर हाँ जी, ओपन बुक शेप हम लोग मतलब कौन ओपन से बुक शेप का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ बुक है, ठीक है, ये ओपन कर दिया कुछ एंगल पे, तो क्या होगा, जैसे ये है तो एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, यहाँ पे रखा तो ऑक्सीजन यहाँ पेज पे आएगा बीच में, है ना, तो फिर यहाँ एक ऑक्सीजन आएगा और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया ना, एक प्लेन में नहीं है, प्लेन है ना, तो HOOH। ठीक है, और इस पेज के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ाई जाएगी। ये जो पेज के बीच का एंगल मैंने बनाया दैट इज डायहेड्रल एंगल। ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए सिर्फ इसका शेप याद रखो, ओपन बुक शेप। ठीक है सर जो थर्ड कैटेगरी थी उसका नाम क्या था जिसमें अपन ने साइनोजेन और बाकी देखे? क्या क्या फिर से बोलो। सर जो थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर के बाद वाला, हाँ उसका नाम क्या था? उसमें किसका नाम? ओ कैटेगरी का नाम नहीं, सिर्फ लिखा था मॉलिक्यूल्स हैविंग CN ग्रुप्स, है ना, इतना ही लिखा। ओके सर। सर और इनका नाम भी पूछेंगे। चलो एक लास्ट है, सर लास्ट स्ट्रक्चर रहने दीजिए सर। एक लास्ट है, फिफ्थ वन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सिलिका में क्या होता है, वैसे कहने को SiO2 लिखते हैं बट सॉलिड स्टेट में इट विल बी हैविंग 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं 3D जायंट नेटवर्क सॉलिड। कैसा रहेगा, तो हर सिलिकॉन 4-4 ऑक्सीजन से लिंक्ड रहेगा और फिर हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से लिंक्ड है और फिर हर ऑक्सीजन भी 2 सिलिकॉन से लिंक्ड है। ऐसा चलता है। सर ऐसा क्यों होता है? ज्यादा बॉन्ड बनेगा ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना।
तो वो भी तो लिमिटेड होना चाहिए ना, अनलिमिटेड बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में बहुत सारे मिल सकते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल सकते हैं, तो विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। बाकी के ऑक्सीजन को और सिलिकॉन ऐड होता जाएगा। हाँ, आगे मैंने चेन बना के ओपन करके छोड़ दिया था, तो है ना, ठीक है। So that's one thing, and second thing is every silicon is sp3 hybridized. नॉर्मली तुम्हारा जो सैंड वगैरह है वो दैट इज मोस्टली सिलिका, है ना। यस क्या होता है कि इट विल बी हैविंग वेरी हार्ड ये बिकॉज ऑफ दिस 3D जायंट नेटवर्क सॉलिड होने के कारण, ठीक है। सर आपने वो दो सिलिकॉन के बीच वाला ऑक्सीजन में आपने वो नहीं छोड़ा क्या? कहाँ पे? ये वाला? हाँ सर, दो सिलिकॉन के बीच कनेक्टेड है ना। हाँ सर, ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड होगा और हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। सर हाँ जी, जो ओपन ऑक्सीजन है वो सिलिका से कनेक्ट, आगे फिर सिलिका से कनेक्टेड, सिलिकॉन से कनेक्टेड होगा, है ना। ओके ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा, कोई टर्मिनल या कोई एंड वाला नहीं है, ये आगे चलता जाएगा, ये स्ट्रक्चर आगे चलता जाएगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सर ये वाला सिलिका का स्ट्रक्चर नेचुरली मिलता है ना? हाँ हाँ, नेचुरल स्ट्रक्चर है। और बट फॉर्मूला के टाइम तो वी राइट ओनली SiO4 ना, SiO2 लिख देते हैं, बट वी नो दैट सिलिकेट्स का अलग स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्टेट में जाके जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें अपने आप को चेंज करती है ना, तो सॉलिड स्टेट में सिलिका जो SiO2 नॉर्मली लिखते हैं, सॉलिड स्टेट में इट विल बी हैविंग अ 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। सिंपल वे में वो ऐसा करके लिख देगा बुक में, बट वो ऐसा लीनियर 90 डिग्री वाला होता नहीं है, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं, ठीक है। ये 90 पे नहीं होता है सर वो हर के आगे जो है ना, तो 109 डिग्री 28 मिनट जैसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा रहेगा, इसको मानना मत। ऑब्वियसली इस टाइप का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में के आगे जो डॉटेड बना है वो मतलब और कंटिन्यू होगा ना। फिर से बोलो। तो ओ के आगे डॉटेड वो आपने लाइन बनाया मतलब वो कंटिन्यू मतलब ये आगे स्ट्रक्चर बढ़ता जाए, ठीक है। मतलब ओके फिर एक सिलिकॉन मिलेगा, वो 4 ऑक्सीजन से लिंक्ड रहेगा, फिर वो ऑक्सीजन हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से लिंक्ड रहेगा, ये चलता जाएगा 3 डायमेंशन, ओके। ग्रेफाइट में याद रखना है कि कार्बन से बना हुआ है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and it will be having a sheet like structure and between 2 sheets van der Waals forces act, मतलब कोई प्राइमरी बॉन्ड नहीं होता। और ये जो डायमंड है दैट इज लास्ट वन, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अगेन जायंट स्ट्रक्चर जैसे यहाँ बना ना, वहां कार्बन और कार्बन का ही बनता चला जाता है। तो ईच कार्बन इज sp3 hybridized and it will have 3D giant network structure. सर बाकी के इसमें सिलिकॉन की जगह कार्बन रहेगा। हाँ, लेकिन वहां ऑक्सीजन जहां लिखा है ना, तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ कार्बन ही है और हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता जाएगा, फिर अगला कार्बन भी 1 बॉन्ड पहले से बना होगा, 3 और बनाएगा, फिर उसमें से हर कार्बन फिर से 3 और बॉन्ड बना देगा क्योंकि एक पहले से बना हुआ है। तो एवरी कार्बन विल बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विद अदर 4 कार्बन, ठीक है। डायमंड में भी सेम है ना? हाँ, किसमें? डायमंड में दिस इज डायमंड। ये जो मैंने बोला दिस इज ग्रेफाइट, इसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एक शीट में कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा, और वही एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे शीट रहेंगे, तो बिटवीन द 2 शीट्स कोई बॉन्ड नहीं है, वहां क्या काम करेगा? तो वॉन डर वाल्स फोर्स है, जो कि सेकेंडरी फोर्स है ना। यस सर। यहाँ क्या है, यहाँ डायमेंशनली बढ़ता जाएगा, नेटवर्क पूरा बनता जाएगा, ठीक है। Okay, these were the structures of some important molecule जो तुमको डायरेक्टली प्लीज साइड सर, साइड प्लीज, है ना।
सो चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक्चुअली साइड वेट, चलो ओके ठीक है, फिर एंड करते हैं। बाय बाय। चलो बाय नेक्स्ट सर, कंटिन्यू थैंक यू करेंगे। सर।